आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना होगा कि न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी में आर स्क्वायर का ही टर्म क्यों है, आर की पावर 2 ही क्यों है, आर की पावर 1.9 क्यों नहीं है, आर की पावर 3 क्यों नहीं है, आर की पावर 2 ही क्यों है। मतलब बहुत टाइप के सवाल लोगों के दिमाग में होते हैं और एक्चुअली इन सवालों का सही आंसर उनको मिलता भी नहीं है कभी। तो न्यूटन ने जब प्लैनेट्स की पोजीशन को देखा सन के रेस्पेक्ट में, तो उसने पाया कि अगर एक ऐसी फोर्स एज्यूम कर ली जाए जो कि डिस्टेंस को 2 गुना करने पे 4 गुना कम हो रही है, या फिर डिस्टेंस को 3 गुना करने पे 9 गुना कम हो रही है, तो बेसिकली एक ऐसी फोर्स जो कि डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ रिड्यूस हो रही है, तो प्लैनेट की पोजीशन सन के अराउंड में एक्सप्लेन की जा सकती है। अब सवाल यह कि न्यूटन ने ऐसे ही क्यों सोचा कि पावर 1 हो या पावर 2 हो, पावर 3 हो, इंटीग्रल पावर ही क्यों सोची? तो इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको डायमेंशन से। तो अगर कोई फोर्स डिस्टेंस के साथ रिड्यूस हो रही है तो आर की पावर आएगा 1। अगर कोई फोर्स एरिया के साथ रिड्यूस हो रही है तो आएगा आर की पावर 2। अगर कोई फोर्स वॉल्यूम के साथ रिड्यूस हो रही है तो आएगा आर की पावर 3। अब एरिया क्या होता है? एरिया इज डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, मतलब आर मल्टीप्लाइड बाई आर, आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया के टर्म में तुमको हमेशा स्क्वायर का टर्म मिलेगा क्योंकि लेंथ को तुम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। एंड दैट इज वाई ग्रेविटी की जो फोर्स है इट रिड्यूसेस विद रेस्पेक्ट टू एरिया। आप डिस्टेंस को जितना बढ़ाते जाओगे एरिया प्रोपोर्शनेटली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से बढ़ता जाएगा और वो टर्म डिनोमिनेटर में पहुंच जाता है। इसीलिए ग्रेविटेशन के फॉर्मूलेशन में आर की पावर 2 आती है। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेशंस भी हैं जहां पे आपको आर की पावर 1.5, 2.5, इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल आर की पावर मिलेगी। बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूलेशंस हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि नेचर में नॉर्मली जिन फोर्सेस के बारे में हम डील करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो एरिया के साथ रिड्यूस होती हैं। सेम इज द केस विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है वो फोर्स भी एरिया के साथ रिड्यूस होती है। एंड दैट इज व्हाई यू हैव गॉट Q1 Q2 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर एज द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। Magnetic force also reduces by a function of r square. अब बात करते हैं कुछ ऐसी फोर्सेस की जो कि एरिया के साथ स्केल अप ना होके डिस्टेंस के साथ स्केल अप होती हैं, तो उनके फॉर्मूलेशन में सिर्फ आर का टर्म आता है। अगर आप एक स्प्रिंग को खींच दोगे एक डिस्टेंस आर से, तो वहां पे जो फोर्स लगती है वो डिस्टेंस के साथ कोरिलेट होती है। इसीलिए फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आर एंड नॉट बाई आर स्क्वायर। तो एक स्प्रिंग जो होती है वहां पे जो फोर्स है इट्स अ फंक्शन ऑफ आर, नॉट एज अ फंक्शन ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर। अगर 2 प्लेट्स हैं जिन पे चार्ज को आप डाल देते हो तो उन दोनों प्लेट्स के बीच में जो फोर्स लगती है दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। वहां पे आर का टर्म आता है, आर स्क्वायर का टर्म नहीं आता। तो ये जो सवाल है कि आर की पावर 2 ही क्यों होता है, आर की पावर 1.98 क्यों नहीं होता, ये एक वैलिड क्वेश्चन है। और इसका वैलिड आंसर ये है क्योंकि एरिया में आर मल्टीप्लाइड बाई आर आता है, पाई आर स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल। इसीलिए न्यूटन के ग्रेविटी में आर स्क्वायर का टर्म डिनोमिनेटर में आता है। दिस इज प्रिसाइजली द रीजन एंड दिस वॉज एग्जैक्टली द मेन फाइंडिंग ऑफ न्यूटन। आई मीन आपको क्या लगता है कि न्यूटन की ये मेन फाइंडिंग थी कि एप्पल नीचे गिरता है, जैसा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं? नहीं, न्यूटन की ये फाइंडिंग नहीं थी कि एप्पल नीचे गिरता है। न्यूटन की ये फाइंडिंग थी कि एप्पल जब नीचे गिरेगा तो उसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा। उसने एग्जैक्टली उस फोर्स को कैलकुलेट करके इस टाइम को बता दिया था और सारे प्लैनेट्स की ऑर्बिट और पोजीशन को सन के अराउंड एक्सप्लेन कर दिया था। ये उसकी मेन फाइंडिंग थी।